अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अरसे से खाकसार ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा है, क्योंकि मेरे पास उस ख़बर के ज़राए कुछ और थे। अब वो ख़बर जो है वो एक रिपोर्ट की शक्ल में आला हुकाम की टेबल्स पर पहुंची है, और वहाँ से हमारे दोस्त मुहिबी जनाब सैयद इमरान शफ़क़त ज़ंजानी साहब ने कौं कप करके उसके ऊपर एक व्लॉग कर दिया है। और उस व्लॉग करने के नतीजे के अंदर उनको बताया गया है कि उनकी जान को शदीद ख़तरा है, क्योंकि जब आप किसी माफिया को छेड़ते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि जी आप ये पिछले 2.5 साल से ये बात कर रहे हैं, 2 साल से, 2-2.5 साल से, तो आपकी जान को क्यों ख़तरा नहीं है? देखिए, मैं उस सिस्टमेटिक अंदाज से उसको रिवील नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो मरियम नवाज शरीफ के कुछ बयानात का हवाला देता था, और वो डॉक्टर्स जिन्होंने जनाबे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इलाज किया था, उस कमेटी या उस वो क्या कहते हैं जी, उसको कमेटी कह लें, वो जो डॉक्टर्स की कमेटी बनी थी, उसके अंदर हमारे ज़राए शामिल थे। एक से ज़्यादा ज़राए उसके अंदर शामिल हो गए इंसिडेंटली। तो हम उनसे रोज़ाना शाम को रिपोर्ट लिया करते थे कि आज क्या डिस्कस हुआ है, आज क्या आप लोगों ने तय किया है। जब नवाज शरीफ साहब जो थे उनको नैब की जेल में से निकाल के सर्विसेज हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, और सर्विसेज हॉस्पिटल में उनके प्लेटलेट्स के हवाले से गुफ्तगू जारी थी। वो जो प्लेटलेट्स का जिन्होंने आके तस्दीक की थी कि वो गिरे हैं और नवाज शरीफ की जान भी ली जा सकती है इसके अंदर, वो डॉक्टर साहब कराची के थे, और उनकी जो मौत थी, और बड़े कीमती डॉक्टर थे, जिसे कहना चाहिए इतनी एक्सपर्टीज़ पे वो दुनिया भर के अंदर मारूफ डॉक्टर थे, लेकिन उनकी खाकसारी थी कि वो अभी तक पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त बड़े डंके की चोट पे कहा था कि मेरी ये मेडिकल रिपोर्ट है, इसको कोई चैलेंज करके दिखाए। तो उन डॉक्टर साहब की जो मौत है वो भी बड़े पुरस्रार हालात के अंदर हुई थी। तो ये सारी अमवात जो कि इमरान अहमद खान नियाज़ी के बयानिए को डिफाई करती हैं, उसका इनकार करती हैं, उसकी तरदीद करती हैं, इर्तदाद करती हैं, उन लोगों का एक एक करके इस दुनिया से चले जाना जो है, वो तो उसमें जस्टिस सेठ वकार साहब हों या जो भी हों, उनका जो है इस दुनिया से चले जाना तो एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है ही। लेकिन जो लोग इस पे बात करते हैं उनका जो है इस तरह ज़िंदगी उनकी स्टेक पे लग जाना, ये भी किसी अमर की निशानदेही करता है। और वो अमर ये है कि जनरल रिटायर फैज़ हमीद साहब ने जो अपने अदारे के पैरेलल एक निजी नेटवर्क कायम किया था, वो नेटवर्क अभी तक ऑपरेटिव है, और बड़े धड़ल्ले के साथ ऑपरेटिव है। उनका तरीका वारदात था ना कि जो बंदा रिटायर होता था अदारे से, वो उसको फ़ोन कर देते थे। अब ज़ाहिर है कि अगर एक बंदा कर्नल है, 42 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, या ब्रिगेडियर है, वो 52 साल की उम्र के अंदर रिटायर हो रहा है, या है, मेरा मतलब है उस वक्त बच्चे आपके पहुँचे होते, वर्किंग क्लास ही है ना, तनख्वाह याफ्ता लोग ही है ना, तो बच्चे आपके जो हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचे हुए हैं। अभी किसी की डिग्री जो है वो पहले साल में है, किसी की आखिरी साल में है, कोई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। ठीक, ऐसी सूरत के अंदर अगर आपको कहा जाए कि आपका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया है और आपको सिर्फ अब तनख्वाह पे गुजारा करना है, या मैक्सिमम आप क्या करें, तो आप वो प्लाट बेच लें। तो आपको अगर एक शख्स जो है वो कहे कि जनाब प्लाट भी आपका बच गया, और जितनी तनख्वाह है वो भी आपको मिलती रहेगी, और इजाफी भी कुछ दस्तयाब होगा, तो आप जो है ये काम कर लें, तो वो तो बड़ी खुशी खुशी करेगा। वो उसको निजात दहिंदा समझेगा जो ये ऑफ़र कर रहा है। और ये जनरल रिटायर फैज़ हमीद साहब किया करते थे, और फील्डिंग जनरल फैज़ हमीद ने पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पुलिस के अंदर, एंटी करप्शन के अंदर, हर जगह के ऊपर उन्होंने अपनी फील्डिंग लगा दी थी। ठीक है, ओहदा वो लेते थे, फ़ौज के खाते के ऊपर बंदा अपना तकर्रर करवाते थे। वो बंदा अब सारी उम्र के लिए अबलाइज हो गया उनसे। ठीक है, अब वो उनकी ज़ाती नौकरी कर रहा है, उनका ज़ाती ग़ुलाम है, उनका ज़ाती वफ़ादार है। वफ़ादार वैसे कोई और होता है और वो इंसान नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो उनका ज़ाती वफ़ादार है।
تو ایسی صورت کے اندر وہ نیٹ ورک اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ موجود ہے. اس نیٹ ورک کا جو فرنٹ فیس ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی ہے. تو خیر بات ذرا آگے پھیل گئی. تو ہم نے خاکسار نے سب سے پہلے اس کی نشاندہی کی تھی کہ نواز شریف کو جو زہر دینے کی کوشش کی گئی اس کے ذرائع اس کمیٹی کے اندر تھے جو عمران احمد خان نیازی نے نواز شریف صاحب کی صحت کے معاملات کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہ کمیٹی بنائی تھی. جب اس کمیٹی نے رپورٹ دی تو عمران احمد خان نیازی اس سے مطمئن نہیں ہوئے. پھر انہوں نے ڈاکٹر فیصل سلطان کی سربراہی کے اندر دوسری کمیٹی بنائی. ڈاکٹر فیصل سلطان نے ان رپورٹوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ یہ کمیٹی کی رپورٹ بالکل درست ہے. تو اس کمیٹی کے ذرائع نے خاکسار کو یہ بتایا تھا کہ زہر خورانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, آؤٹ آف کویسچن نہیں کہا جا سکتا. یہ اس کے ہی سمپٹمز آ رہے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ پاکستان کے اندر نہیں ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تو ان کا ایک دورہ امریکہ شیڈیول تھا, اور امریکہ کے اندر وہ لیبارٹری ہے جو کہ ان کے وہ ٹیسٹ وغیرہ کرتی اور ان کو اس امر کی نشاندہی کر دیتی کہ انہیں زہر دیا گیا ہے یا نہیں. اور نواز شریف صاحب کا امریکہ کا دورہ طے ہو چکا تھا, لیکن پھر کچھ رابطے ہوئے. انہیں کہا گیا کہ دیکھیے ہم نے آپ کی جان بچائی ہے, اب آپ ہمیں گندا نہ کریں اور جو ہے آپ جو ہے یہ امریکہ نہ جائیں. اور نواز شریف صاحب امریکہ نہیں گئے, غلط کیا, انہیں جانا چاہیے تھا, برائی کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہیے تھا, نہیں گئے. اور پھر وہ ڈاکٹر شال صاحب ہیں جو امریکہ کے مقبوضہ کشمیر کی ان کی شہریت ہے, مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوئے تھے لیکن اب امریکہ کے اندر بہت نامور ڈاکٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ پھر اسپیشل فلائٹ اپنا جیٹ لے کے تو لندن آئے تھے اور وہاں پہ آ کے وہ نواز شریف کا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آئے اور نواز شریف ان کے زیر سایہ یا زیر نگرانی زیر علاج رہے. زیادہ ہی زیر نہیں لاگ گئے ٹھیک ہے. تو وہ بہرحال وہ اس ہمارا سورسز تھا. لیکن اب جو عمران شفقت صاحب نے سٹوری پھونکی ہے, سٹوری پھوڑی ہے, بلکہ پھونکی بھی نہیں ہے پھوڑی ہے, اس سٹوری کے مطابق ایک رپورٹ تیار ہوئی ہے اور اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ اور حامد میر صاحب جو ہیں ان کو بھی مختلف مواقع کے اوپر زہر خورانی کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ زہر خورانی مریم نواز شریف کو کس وقت ہو سکتی ہے؟ اس وقت ہو سکتی ہے جب کوٹ لکھپت جیل میں وہ نہیں تھیں, بلکہ وہ نیب کی کسٹڈی میں تھیں, اور نیب کے اندر تو باہر سے کھانا آنے کا کوئی رواج نہیں ہے, وہاں پہ ان کو دیا گیا اور اٹیمپٹ پوری طرح کی گئی. اب پتہ نہیں وہ کیوں بچ گئیں یہ ہمیں نہیں پتہ, لیکن وہاں پہ ان کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی ہوگی یا ہوئی اس رپورٹ کے مطابق. اب جو ہے جو حامد میر صاحب ہیں ان کی زہر خورانی یا ان کو زہر دینے کے دو مواقع ہو سکتے ہیں. ایک تو جب ان کو کراچی کے اندر جو ہے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے گولیاں مروائی گئیں, وہ ہاسپٹل میں چلے گئے, ہاسپٹل میں کراچی میں داخل تھے, جہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف نے بھی ان کو وزٹ کیا تھا, اور پرویز حنیف کی امامت کے اندر نواز شریف ان کی طبیعت دریافت کرنے گئے تھے. اور نواز شریف صاحب جو تھے ان کا یہ جرم معاف تو نہیں کیا گیا نا. نواز شریف صاحب ان کی عیادت کرنے گئے تھے اور وہاں پہ جو تھا وہ ایک دن پتہ چلا کہ ایمرجنسی کے اندر جو حامد میر صاحب ہیں ان کو ہاسپٹل سے منتقل کر دیا گیا ہے, کیونکہ ان کو ان کے کچھ قریبی لوگوں نے بتایا تھا. حامد میر صاحب جو ہیں وہ اس بات کا اظہار میرا خیال ہے کسی گفتگو میں فرما چکے ہوئے ہیں, میرے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ وہ وہاں سے اس لیے منتقل ہوئے کہ انہیں ہاسپٹل کی انتظامیہ نے کچھ ایسی باتیں بتائی تھیں جس کے بعد ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا. تو اس وقت جو تھے وہ ظہیر آجڑی صاحب جو ہیں, جن کو ہمارے ممتاز بھٹی صاحب جو ہے بے تکلفی اور پیار سے ظہیر آجڑی کہتے ہیں, ظہیر الاسلام صاحب اس وقت تھے اور انہی کی ہی تصویر چلی تھی جیو کے اوپر کہ یہ ذمہ دار ہیں. اور جن صاحب نے یہ الزام لگایا تھا عامر میر صاحب نے, وہ عامر میر صاحب اب آج کل پنجاب کے وزیر اطلاعات ہوتے ہیں. حامد تو بے ہوش پڑے ہوئے تھے نا اس وقت. ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے.
दूसरी एक तो ये मौका हो सकता है, लेकिन ज़रा पुराना मौका है, लेकिन नया मौका कौन सा हो सकता है, जब इन्होंने कहा था कि हाँ अगर तुमने अब हमारे किसी दोस्त को घर में घुस के मारा तो फिर हम भी ये बताएंगे कि किस जर्नैल की बीवी ने किस को कहाँ पे गोली मारी। अब वो गोली जहाँ पे लगी थी वो नाकाबिले बयान किस्म की जगह होगी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत गुस्सा बनाया गया। और उसके बाद फिर अहमद मीर साहब को ऑफर कर दिया गया, अहमद मीर साहब ऑफर हुए, और उसके बाद फिर सुलह के लिए अफजल भट्ट साहब ने कोशिशें की। फिर अहमद मीर साहब से एक नीम माफ़ीनामे के ऊपर दस्तखत भी करवा लिए गए बुज़ुर्गों ने मिल के कि हम मामला ख़त्म करवाते हैं। लेकिन अहमद, ये सारी अफजल भट्ट साहब की कार्रवाई थी, दूसरी तरफ से कोई वो काम को ढील, मतलब कि जैसे कहना कि कोई ढील देने का कोई मूड नहीं था। वो काफ़ी देर ऑफर रहे। दूसरी अटैम्प्ट इसके दौरान हो सकती है, लेकिन अहमद मीर इस दौरान बहुत मोहतात थे। मुझे जो इतलात हैं या मेरा जो है, तो ज़्यादा इम्कान यही है कि वो जो कराची का हॉस्पिटल था जहाँ पे वो ज़ख्मी होने के बाद दाखिल थे, और जिसमें से कुछ गोलियाँ निकाली जा सकीं और कुछ अभी तक उनके जिस्म के अंदर ही पैवस्त हैं और वो ये ट्रॉफ़ी उठाए फिरते हैं। तो मेरा मतलब है कि वहाँ पे हो सकती है प्रोबेबिलिटी। लेकिन बताने वाले बताते हैं कि उस रिपोर्ट के अंदर इन दोनों असहाब के ऊपर लाइफ अटेम्प्ट की कोशिश थी। बहरहाल मैंने ये बता दिया, लेकिन असल ख़बर दे नहीं है। असल ख़बर ये है कि ये व्लॉग करने के बाद हमारे दोस्त जनाब इमरान शफ़क़त साहब को लाइफ थ्रेट आना शुरू हो गए हैं, और उन्हें कहा गया है कि अब आप जब घर से बाहर निकलें तो अपने साथ कोई बॉडीगार्ड शाडीगार्ड रखें, अपनी हिफाजत का पूरा एहतमाम करें, बाहर से खाना ना खाएं। वैसे वो उनको डॉक्टर ने वैसे ही खाना मना कर दिया हुआ है। दफ्तर में भी उनके लिए अलग से खाना पकता है, जब वहाँ जहाँ पे वो शाम के वक्त मौजूद होते हैं, शाम का खाना वहाँ पे खाते हैं। और घर में तो फिर घर में ही है, कोई तीसरी जगह से वो खाते नहीं हैं वैसे नॉर्मली, ता आन के वो इस्लामाबाद के सफ़र के ऊपर रवाना हुए हों। तो बहरहाल एहतियात बहुत ज़रूरी है, उन्हें एहतियात करनी चाहिए। वैसे एहतियात वालों का क्या है, वो तो हमें भी कहते रहते हैं कि आप जो है वो एक रास्ते से ऑफिस ना जाया करें, रास्ते बदल बदल के जाया करें, ठीक है। किसी दिन उबर में भी सफ़र कर लिया करें, अपनी गाड़ी कैरी ना किया करें। तो क्या करें अब, ठीक है, कितनी एहतियात करे बंदा। तो फिर हम जैसे जो लोग हैं उनके पास एक ही फ़िक्रा होता है, यार जेड़ी मौत जेड़ी रात कब्र च वो कब्र च ही आनी है, ठीक है, कोई गल नहीं, अल्लाह 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 हिफाजत करेगा, और अल्लाह हिफाजत करता भी है। बहरहाल इमरान शफ़क़त साहब जो हैं उनको जान का ख़तरा है, उन्हें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये माफिया जो कि इस्टेब्लिश किया हुआ है उन साहब ने, ये बहुत खौफनाक है, और ये अभी कई सालों तक चलना है। आपको और मुझे इसके साथ ज़िंदा रहना है। जिस तरह किसी को शुगर हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, और डॉक्टर कहे कि अब ये बीमारी आपके जिस्म का हिस्सा है, अब आपको इसके साथ ज़िंदा रहना है, बिल्कुल इसी तरह आपको इस नेटवर्क के साथ ज़िंदा रहना है। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।